Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. चलिए, तो टाइम हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में पूरा बता दिया था, और सिलेबस में हमने सब चीज़ बताया था कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो भी पढ़ने वाले हैं वो पिछले वीडियो में हमने अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, तो ही ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो बहुत ही कम चांस है समझ में आने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले जो सिलेबस है क्लास 12th का उसे ज़रूर देख लें, तो ही ये वीडियो समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, तो हमने कल आप लोगों को सिलेबस में ये बताया था कि हम लोग को पढ़ना है 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें जो पहला यूनिट है क्लास 12th का वो है रिप्रोडक्शन। ठीक, तो इस चैप्टर को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस चैप्टर में जो पहला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और भी बात, आप लोग इस वीडियो को भी, आप लोग जैसे उस वीडियो को भी शेयर किए वैसे इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे। ठीक, चलिए, जो आप लोग का जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में है आप लोग का रियल में 4 चैप्टर है। पहला जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम लोग रिप्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है, इससे पहले समझने से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ पीरियड क्या होता है। लाइफ पीरियड का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का वह टाइम जो कि बर्थ से लेकर के उसके डेथ तक होता है, इसी टाइम पीरियड को लाइफ पीरियड के नाम से जाना जाता है। कोई ऑर्गेनिज्म जिस दिन से बर्न हुआ और जिस दिन डेथ कर गया, इसी के बीच का जो पीरियड है उसे हम लोग लाइफ पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब जो रिप्रोडक्शन है, हमने कल भी समझाया था, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं। इसका मतलब एक जो होगा वो मेल का गैमेट्स होगा, एक जो होगा फीमेल का गैमेट्स होगा, और एक जो होगा ये मेल का गैमेट्स होगा। दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कई ज़्यादा आगे की टॉपिक भी होती है, जैसे बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, कोनेडिया फॉर्मेशन, जो स्पोर फॉर्मेशन, जम्यूल फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। इसे हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला जो है आपका वो है बाइनरी फ्यूजन। इसको ध्यान से समझिए। जो बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोटोजोआ में देखा गया है। और जो प्रोटोजोआ, जैसे एग्जांपल है एंटमीबा, हिस्टोलिटिका है, अमीबा है, सब इस तरह के एनिमल में सबसे ज़्यादा बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। जो बाइनरी फ्यूजन होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक बार, यह एक मान लेते हैं अमीबा है, यह मान लेते हैं अमीबा है। ठीक, और इसका ये न्यूक्लियस है। तो जब बाइनरी फ्यूजन इस अमीबा को करना होता है तो सबसे पहले यह लंबाई में बढ़ने लगता है। सबसे पहले क्या करेगा, लंबाई में ये बढ़ने लगेगा। तो थोड़ा अगला स्टेप में आ जाइए, इसको क्या कर दीजिए, लंबाई में बढ़ा दीजिए। लंबाई में बढ़ेगा तो नेक्स्ट स्टेप में इसका जो न्यूक्लियस है, यानी कि ये जो केंद्रक है, इसका न्यूक्लियस जो है वो भी क्या करेगा, लंबाई में बढ़ने लगता है। ठीक, जब ये लंबाई में बढ़ जाता है तो अब इसमें ऊपर का वाल और नीचे का वाल दोनों क्या कर लेता है, इन्वेजिनेशन करना स्टार्ट करता है। अगले स्टेप में होगा क्या कि जो ऊपर वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, दोनों नीचे की तरफ धंसना प्रारंभ कर देती है। ठीक, अब ये जो वाल ऐसे धंसते धंसते क्या होती हैं, बीच में चली जाती हैं।
इधर से जो वॉल है वो कहाँ पे बीच में आ गया, ये भी वॉल क्या हो गया बीच में आ गया। यहाँ पे हमने बताया था क्या, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होता है, लंबाई में बढ़ने लगता है। अब देखिए यहाँ पे इसका न्यूक्लियस जो है वो लंबाई में बढ़ा हुआ है। इसकी जो वॉल होती है इसके ज़्यादा इन्वेजिनेशन के कारण, इन्वेजिनेशन मीन्स गड्ढा अंदर की तरफ धंसने के कारण इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस होगा वो 2 बराबर भागों में ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक, सॉरी, इसका न्यूक्लियस ऐसे 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद से यहाँ पे कुछ एंजाइम एक्शन के कारण ये वाली जो वॉल है वो क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है, और डिजॉल्व होकर के ये अपने नए जनरेशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस प्रकार से जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन में सबसे पहले इसे प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है, एंटोमीबा स्टोलिटिका या फिर अमीबा में या पैरामीशियम में या यूग्लिना में, इन सब में देखने को मिलता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो अमीबा लंबाई में बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लंबाई में बढ़ेगा तो उसका जो न्यूक्लियस रीजन होगा वो भी क्या करेगा, लंबाई में बढ़ने लगेगा। फिर अगले स्टेप में ऊपर वाली वाल और नीचे वाली वाल, अपर वाल और एंड द लोअर वाल इन्वेजिनेट इन द सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन में इन्वेजिनेट करने लगते हैं। और इन्वेजिनेशन के पश्चात एक ऐसा समय आता है जिस टाइम ये दोनों जो वाल होती हैं वो बिल्कुल बीच में आकर के मिल जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसका जो न्यूक्लियस होता है कंप्लीट 2 भागों में बढ़ जाता है। और यहाँ पे कुछ एंजाइम एक्शन के कारण इसकी वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। इस प्रकार से जो एक अमीबा होता है वो 2 अमीबा में चेंज हो जाता है। अच्छा, एक बात हम लोग समझेंगे, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि माइटोसिस डिवीजन भी पढ़े होंगे। माइटोसिस डिवीजन में भी आप लोग देखे होंगे जो एक सेल होती है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। माइटोसिस में देखे ही हैं, वहाँ पे जो एक सेल है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ भी तो जो एक अमीबा है वो 2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी कि ये जो है आप लोग समझ रहे होंगे कि जो अमीबा डिवीजन कर रहा है वो बाइनरी फिजन तो कर रहा है, लेकिन यह जस्ट लाइक है किसके, माइटोसिस डिवीजन से। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बाइनरी फिजन है वो माइटोसिस डिवीजन से काफ़ी डिफर है। अब कैसे डिफर है उसको भी समझ लेते हैं। जब आप लोग बाइनरी फिजन पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस के डिवीजन के समय यानी कि कैरियोकाइनेसिस के समय स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है ना। वहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। आप बताओ क्या यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहीं भी हम बताए हैं? इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए उस वाले डिवीजन को जिसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो और एक सेल से 2 सेल बने तो इसको हम लोग कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। लेकिन ऐसा डिवीजन जिसमें 1 से 2 तो हो परंतु स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ना हो तो उसे हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन। ठीक, इतना बात समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि बाइनरी फिजन और इसमें माइटोसिस डिवीजन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसे आप लोग सॉल्व करोगे। एक और भी बात है इसमें, यह किस में होता है तो प्रोटोजोआ में होता है। प्रोटोजोआ का मतलब प्रोटोजोआ के कोई भी एनिमल में हो सकता है, ठीक, अमीबा वगैरह में सब में हो सकता है। नेक्स्ट है बडिंग, इसे इरेज कर दें। नेक्स्ट है आपका बडिंग, ठीक है। जो बडिंग रिप्रोडक्शन है ये कई तरह के एनिमल में देखने को मिलता है। जैसे ईस्ट में भी देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक एनिमल है, क्या नाम है उसका, बडिंग ईस्ट में देखने को मिलता है और साथ ही साथ हाइड्रा में भी देखने को मिलता है, ठीक। तो हम लोग दोनों में समझ लेते हैं, एक बार ईस्ट में समझ लेते हैं, एक बार हाइड्रा में रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो जो बडिंग रिप्रोडक्शन है, सपोज कीजिए ये जो है वो ईस्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक, ये ईस्ट है। तो इसमें क्या होगा, ईस्ट के बीच में न्यूक्लियस भी होगा, ठीक, और इसमें कुछ साइटोप्लाज्म भी होंगे, ठीक। ये मान लेते हैं साइटोप्लाज्म है और ये इसका न्यूक्लियस। अब इसमें होगा क्या,
अब इस ईस्ट को रिप्रोडक्शन करना है किसके फलस्वरूप, बडिंग के द्वारा करना है। तो बडिंग के द्वारा जब करना होगा तो यह ईस्ट सबसे पहले अपने टिप पे एक स्वॉलन पोर्शन बनाता है, बहुत ही छोटा सा बनाएगा, इतना बड़ा नहीं बनाएगा, लेकिन बहुत ही छोटा सा एक स्वॉलन पोर्शन बनाएगा। अब इस स्वॉलन पोर्शन में इसमें का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा इसमें चला गया, साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा किसमें चला गया, इस वाले ऊपर जो स्वॉलन पोर्शन है उसमें एंट्री कर गया। अब इसमें का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कुछ भाग टूट जाता है और टूट करके इसके अंदर भी वो भी मूव कर जाता है, ठीक। अब जब इसमें क्या हो गया, साइटोप्लाज्म भी चला गया, साथ ही साथ न्यूक्लियस भी चला गया, तो अब इसे हम लोग स्वॉलन पोर्शन नहीं कहते हैं, अब इसे हम लोग कहने लगते हैं बड। इसे हम लोग क्या कहेंगे, बड कहेंगे। अब इसके बाद से क्या होगा, इधर वाली जो वॉल होगी और इधर वाली जो वॉल होगी वो दोनों तरफ से इन्वेजिनेशन स्टार्ट कर देगी, और जिसके परिणाम स्वरूप ये वाली वॉल और दोनों आकर के बीच में बिल्कुल मिल जाएंगी, और कुछ ही समय बाद ये जो बड होगा वो अपने इस वाले से पेरेंटल सेल से वो डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होकर के वो अलग अपने न्यू जनरेशन को काज करेगा। इस प्रकार से क्या करेंगे, ईस्ट भी ये रिप्रोडक्शन कर लेगा, किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा। यहाँ भी देख रहे हो, चूंकि यह अपना रिप्रोडक्शन बड बना करके कर रहा है, बड बना रहा है ना, तो इसलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन बाय बडिंग के नाम से भी जानते हैं। ये समझ में आया, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। रिप्रोडक्शन किस में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक। एक और भी हम एनिमल बताए थे, बडिंग जो रिप्रोडक्शन है वो हाइड्रा में भी होता है। अब देख लेते हैं हाइड्रा में कैसे होता है। सपोज कीजिए ये हाइड्रा है, सपोज कीजिए ये हाइड्रा, ठीक। और हाइड्रा में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस भी तो होगा ना इसका, ठीक। अब जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा बडिंग के द्वारा, तो सबसे पहले क्या होता है, वो स्वॉलन पोर्शन बनाएगा। तो यह अपने नीचे की तरफ, यह अपने यहाँ पे ऐसे ऐसे था, टेंटिकल्स थे, और यह अपने नीचे की तरफ यहाँ पे स्वॉलन पोर्शन बनाएगा, ठीक। अब जो स्वॉलन पोर्शन बना है इसमें क्या होगा, इस न्यूक्लियस का कुछ हल्का सा साइटोप्लाज्म, यहाँ से कुछ साइटोप्लाज्म, और इसमें का कुछ न्यूक्लियस का रीजन वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, इस स्वॉलन पोर्शन में चले जाएंगे, इसमें इससे मूव करके वो इस स्वॉलन पोर्शन में चले जाएंगे, और कुछ ही समय बाद यहाँ पे क्या होगी, इन्वेजिनेशन होगा, और इन्वेजिनेशन होने के कारण ये वाली क्या हो जाएगी, पूरी वॉल ये बिल्कुल आपस में दब जाएगी, और कुछ ही समय बाद लमसम 15 से 20 मिनट बाद यह जो बड है, जो हाइड्रा से चिपका हुआ है, वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होकर के अपने न्यू हाइड्रा के फॉर्मेशन में मदद करेगा। तो ये रिप्रोडक्शन बाय बडिंग है। बडिंग हमने क्या समझा, सबसे पहले समझे हैं कि जब बडिंग के द्वारा कोई भी एनिमल रिप्रोडक्शन करता है, when the reproduction performed by the budding, first of all the organism form its swollen portion at its tip, on its or on its lateral side, and then after the few amount of the cytoplasm and few amount of the nucleus are transferred into swollen portion. Now this swollen portion are called as bud, and after few times, after the invagination of the wall, the bud are detached from the parental cell, and this is reproduction are called the budding reproduction, ठीक। अगला जो है वो कोनेडिया फॉर्मेशन। कोनेडिया का जो फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा फंगी में देखने को मिलता है। अब इसमें भी कैसे होता है, ये भी रिप्रोडक्शन कुछ सिमिलर ही है, उसे भी हम लोग समझते हैं।
ठीक, अब ये मान लेते हैं ये कोई फंगस है। ठीक, तो ये मिटा देते हैं। अब इसे रिप्रोडक्शन करना है किसके द्वारा? कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा। कोनिडिया के द्वारा जब इसे रिप्रोडक्शन करना होगा तो इसमें कोई भी एक पार्ट, जैसे ये हुआ, यह हुआ, ये कोई भी एक पार्ट, इस फंगस का कोई भी एक पार्ट अपने टिप पे सबसे पहले ऐसे स्वेल हो जाएगा, छोटी सी स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक, स्वेलिंग होने के बाद से इसमें प्रत्येक में क्या होता है? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, और इसमें का न्यूक्लियस में से कुछ क्रोमोसोम, कुछ डीएनए क्या होंगे, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ से कुछ पार्ट टूट जाएगा, दो बन जाएगा, इसमें से एक जो होगा वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये क्या होगा? ऐसे की तरफ ये बन जाएगा। यहाँ तक तो कुछ बडिंग जैसा ही दिख रहा है, लेकिन आगे देखिए, यह तो एक जो बना है ना, अब ये जो एक बना है, इसी एक को हम लोग कहने लगते हैं कोनिडिया। इसी एक को हम लोग कहेंगे कोनिडिया, और यह जो कोनिडिया है यह ऊपर की तरफ हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा? इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस फिर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या करेगा? ऐसे एक और भी बनाएगा। तो इस प्रकार से कोनिडिया की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसे ये बार बार कोनिडिया बनाता जाएगा, और यह लंबाई में कोनिडिया की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब इसी को, इस वाले रीजन को हम लोग देख रहे हैं, जो कोनिडिया है वो पूरी एक चैन में लगी हुई है। तो अब इस कोनिडिया को हम लोग कहने लगते हैं चैन ऑफ कोनिडिया कहने लगते हैं। अब इस वाले रीजन को चैन ऑफ कोनिडिया कहने लगते हैं। अब देखिए, ये जो चैन ऑफ कोनिडिया है, और जो सबसे नीचे है यह वाला रीजन जिसपे कोनिडिया लगा हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर, FOR। ठीक है, तो इतना बात आप लोग समझ गए। जो कोनिडिया फॉर्मेशन है वो सबसे पहले किस में देखने को मिलता है? वह ईस्ट में देखने को, जो कोनिडिया फॉर्मेशन है वो फंगस में देखने को मिलता है। फंगस में होता क्या है? सबसे पहले जो फंगस होते हैं वे अपने टिप पे सॉलिड पोर्शन बनाते हैं। सॉलिड पोर्शन में थोड़ा सा बडिंग टाइप का कोनिडिया बनता है। अब इस सॉलिड जो पोर्शन है गोल जो हो जाता है उसे हम लोग कोनिडिया कहने लगते हैं, और इसी कोनिडिया के बाद उसके नीचे नीचे फिर दोबारा कोनिडिया बनते रहते हैं। इस प्रकार से इसे हम लोग चैन ऑफ कोनिडिया के नाम से जानते हैं, और जो चैन ऑफ कोनिडिया है इसी के नीचे जो होता है वो कोनिडियोफोर कहलाता है। ठीक, यह जो है ये जो रिप्रोडक्शन हमने देखे, क्योंकि इस रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, अपने न्यू जनरेशन हो रहा है, उसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इस रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया फॉर्मेशन कहते हैं। अब देखिए, यह जो कोनिडिया बना हुआ है वह नीचे की तरफ ऐसे आके जमीन पे गिर जाएगा। ठीक, अब जब इसको फेवरेबल कंडीशन आएगा, यह तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तब ये होगा, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ये जो कोनिडिया धरती पे गिर गया तो ये मॉइस्चर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये फूलने लगेगा, और फूलने के फलस्वरूप फिर नए जनरेशन को अपने निर्माण में सहायता करेगा। तो इस प्रकार से ये जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है? रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट है जो स्पोर फॉर्मेशन, उसको भी समझते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया कोनिडिया? कोनिडिया फॉर्मेशन, जू स्पोर फॉर्मेशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टफ है, समझ में नहीं आता है जल्दी। ये जो जू स्पोर फॉर्मेशन है यह देखा गया है क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास का यदि आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कुछ ऐसे मिलेगा। ये क्लेमाइडोमोनास है, इसमें 2 बाल होते हैं।
जो बाहर वाली वॉल होती है उसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। बाहर वाली वॉल को सेल वॉल कहते हैं। लेकिन इसी के नीचे एक और भी वॉल पाया जाता है, और इस वाले वॉल को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि सबसे बाहर वाला हुआ सेल वॉल और इसके नीचे हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मान लीजिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे होता है आई स्पॉट होता है, और ये दोनों ऐसे जुड़े हुए। ठीक, हम लोग मान लीजिए जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिला, जब जो क्लेमाइडोमोनास है इसको अनफेवरेबल, जैसे मान लीजिए इस टाइम बहुत ही धूप हो रहा है, तो धूप हो रहा है तो क्या होगा, इसके लिए तो अनफेवरेबल कंडीशन ही होगा। और जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो इसमें कुछ साइटोप्लाज्म होगा ही। ठीक, अब ये जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म से उस मात्रा में वाटर को, इस साइटोप्लाज्म से H2O को वो क्या करने लगता है, लॉस करने लगेगा। कुछ मात्रा में H2O को लॉस करने लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से H2O लॉस होगा तो ये जो बाहर वाली वॉल होती है, सेल वॉल, ये बहुत ही टफ होती है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। जो सेल वॉल है वो टफ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। अब मान लीजिए हमने क्या करना है, इसमें से सिरिंज लगा करके H2O को निकाल रहे हैं, तो ये वाली जो वॉल है ये तो रिजिड है, ये रिजिड है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो ये जो फ्लेक्सिबल होने के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ने लगती है। क्यों? इसमें से H2O जब लॉस होने लगेगा तो ये सिकुड़ने ही लगेगा। इमेजिन कीजिए, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा गुब्बारा है और उसके अंदर एक छोटा सा गुब्बारा है, ठीक, और उस छोटे वाले गुब्बारे को किसी कारणवश यदि वो फूट गया तो वो क्या होगा, उसमें बिल्कुल पिचक जाएगा कि नहीं होगा। वैसे ही सेल वॉल बिल्कुल वैसे ही रहता है, और इसमें ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन के कारण H2O लॉस होने से यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ सिकुड़ने लगेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये अंदर की तरफ सिकुड़, मान लीजिए यह इतना सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ गया। लेकिन सेल वॉल सेम टू सेम वैसे ही होगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिजिड है। अब मान लीजिए और भी अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, और भी अनफेवरेबल होगा तो जाहिर सी बात है ये H2O को और भी लॉस करेगा, और यह ऑटोमेटिकली लॉस करते करते एक ऐसा समय आ जाएगा कि इस सेल वॉल के अंदर बहुत ही छोटा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक, बहुत ही छोटा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब इसे हम लोग, ये जो छोटा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब इसे हम लोग कहने लगते हैं स्पोर। अब इसे हम लोग कहते हैं स्पोर। अब ये जो स्पोर होता है वो डिवीजन करने लगता है। ठीक, जब ये डिवीजन करेगा तो कितना बनाएगा, 1 से 2, फिर वो क्या करेगा 2 से 4, 4 से ऐसे अपना वो रिप्रोडक्शन करते रहता है, और जिसके कारण एक ही में कई ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा स्पोर बन जाते हैं। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, वह जो स्पोर इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में है, तो इसी स्पोर को हम लोग कहने लगते हैं जू स्पोर। इसी स्पोर को हम लोग क्या कहेंगे, जू स्पोर। और फिर जब एक समय ऐसा आएगा कि इसमें जो स्पोर की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण से ये जो वॉल होगा वो क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा, और ब्रस्ट करने से इसी में से जो छोटे छोटे जू स्पोर होंगे वो बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। जब ये बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे तो फिर से ये अपने ऊपर की तरफ ऐसे बना लेंगे, फिर इसमें क्लोरोफिल बन जाएगा, और फिर ये नए अपने इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से चूंकि यह जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वह रिप्रोडक्शन अपना जू स्पोर के निर्माण करने के बाद कर रहा है, इसीलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर के नाम से जाना जाता है। यह किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है। एक बार और समझ लीजिए, जब जू स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन देखा जाता है तो वो सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास में देखा गया, और इसमें क्लेमाइडोमोनास में जो इसमें 2 वॉल पाए जाते हैं, एक तो बाहर की तरफ सेल वॉल होता है और एक होता है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, टफ होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में जब ये वाटर को बहुत ही ज़्यादा लॉस कर देता है तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के बाद से वो रेडिमेंट्री फॉर्म में बच जाती है। इसी छोटे से रेडिमेंट्री फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पोर के नाम से जाना जाता है। अब ये रेडिमेंट्री जो बन गया वो डिवीजन करने लगता है ट्रांसवर्स, और इस प्रकार से उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पोर बन जाते हैं, और इसी बहुत ज़्यादा स्पोर को अब हम लोग कहने लगते हैं जू स्पोर। अब इसमें एक समय ऐसा आ जाता है कि इसमें जू स्पोर की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा होती है तो ये जो वॉल होती है वो क्या हो जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, और ब्रस्ट करने के कारण इसमें जो जू स्पोर होते हैं वो बाहर की हो जाते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशन कम होता है तो फिर ये अपना जू स्पोर अपने नए इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का जू स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आप लोग का जेम्यूल फॉर्मेशन। चलिए इसको एक बार अपने मन में रिवाइज कीजिए 2 मिनट तक जल्दी। जो इस क्लेमाइडोमोनास वाला जू स्पोर फॉर्मेशन। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर ही उसे रिवाइज किए होंगे। ठीक, अगला जो रिप्रोडक्शन है जेम्यूल फॉर्मेशन। जो इस पर फॉर्मेशन आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे मन में, नहीं तो इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आप लोग को रिवाइज भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक, अगला जो है जेम्यूल फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, जो बाइनरी फ्यूजन है वो प्रोटोजोआ में होता है, बडिंग जो है ईस्ट में होता है, कोलेडिया फॉर्मेशन फंगी में होता है, जो स्पोर फॉर्मेशन क्लेमाइडोमोनास में होता है। तो जेम्यूल फॉर्मेशन किस में होगा, स्पॉन्ज में होगा। अब ध्यान दीजिए, जो जेम्यूल फॉर्मेशन है वो जो स्पॉन्ज होते हैं, जैसे मान लीजिए यह स्पॉन्ज है, यह स्पॉन्ज, तो इस स्पॉन्ज के पास 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक इपिथेलियम की सेल्स पाई जाती हैं, दूसरा होती है जो ऐसे है, यहाँ पे कुछ इपिथेलियम की सेल्स पाई जाती हैं। लेकिन इसी में कुछ सेल्स ऐसे होती हैं जो कोइनोसाइटिक सेल्स होती हैं, ऐसे पाई जाती हैं। ध्यान दीजिए, कुछ सेल्स ऐसे होती हैं, और इस तरह के सेल्स को कोइनोसाइट्स कहते हैं। एक और भी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा नीट का, उसमें पूछा गया था कि ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो पूरे एनिमल किंगडम में किसी में नहीं पाई जाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी फेरा में ही पाई जाती हैं। पूरी फेरा में पाई, स्पॉन्ज किसका है, पूरी फेरा का ही है ना। तो ऐसे कौन कोशिकाएं होती हैं जो कि अन्य किसी भी किंगडम में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में पाई जाती हैं। तो आप लोग कहोगे कोइनोसाइटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में पाई जाती हैं, अन्य जगह इसको कहीं में प्रोटोजोआ के बाद, पोरीफेरा के बाद से किसी जगह इसका नाम नहीं सुनोगे आप लोग। तो ध्यान दीजिए, जो कोइनोसाइटिक सेल्स हैं वो कोइनोसाइटिक सेल्स अपने अंदर न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब, जैसे मान लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा कोइनोसाइटिक सेल्स हैं, कोइनोसाइटिक सेल्स हैं, तो ये कोइनोसाइटिक सेल्स इस साइकॉन के अंदर या स्पॉन्ज के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा रूप में अपने चारों तरफ मोटी सी वॉल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब चूंकि इस साइकॉन में कोइनोसाइटिक सेल्स एक ही तो नहीं होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा होंगे, तो इसलिए इसमें कोइनोसाइटिक संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी। अब ज़्यादा हो जाएगी तो अब इसी संरचना को जो कोइनोसाइट्स ने अपना जो स्ट्रक्चर बना लिया राउंडेड शेप में, तो अब इसको हम लोग कहने लगते हैं जेम्यूल कहने लगते हैं, इसे हम लोग कहेंगे जेम्यूल। और यह जो जेम्यूल होता है फिर इससे बाहर होता है, और बाहर होने के कारण फिर अपना नए स्पॉन्ज के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को जेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हम इसमें दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है
ये जो है इसमें देखिए ये कोइनोसाइटिक सेल्स है, और जो कोइनोसाइटिक सेल्स है इसी के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे रूपों में जेम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जेम्यूल रिप्रोडक्शन है। चलिए अगला जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको भी ध्यान से समझिए। नाम क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। नाम से ही कुछ क्लियर कीजिए। जब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से हो उस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। अब बात है वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है, एक तो हो सकता है रूट हो सकता है। पहला जो वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का रूट होता है। दूसरा जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो क्या, स्टेम होता है, स्टेम होता है। और तीसरा जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं लीफ कहते हैं। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब कोई भी किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से हो, वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या, रूट स्टेम लीफ से हो, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम आप लोगों से कहें कि एक पोटैटो ले लीजिए, ठीक, और पोटैटो को क्या कर दीजिए, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, और काटने के बाद से प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग फील्ड में ले जा करके बो दीजिए, और प्रत्येक टुकड़े से इस प्रकार से क्या होगा, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ भी तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो पोटैटो है वो रियल में क्या है, स्टेम है। इस प्रकार से स्टेम के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जाना जाता है। अगली जो टॉपिक है लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन भी देख लीजिए। जो लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन है, जैसे इसको ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए कोई लीफ है, लीफ ये किसका है, तो ब्रायोफिलम का है। ब्रायोफिलम में हम लोग देखते हैं कि लीफ के ऊपर छोटे छोटे ऐसे ऐसे ट्यूबर निकल जाते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे ट्यूबर निकल जाते हैं। अभी इस ट्यूबर जब ये आगे डिटैच हो जाता है, और डिटैच होकर के फिर ये जब मिट्टी पे गिरता है, तो इस मिट्टी पे नया ब्रायोफिलम का बर्थ हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्टेम के द्वारा रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, लीफ के द्वारा भी हो सकता है। स्टेम के द्वारा एक और भी आप लोग ऐसे देख लीजिए, जो रोज है, रोज को जो इस रोज का जो स्टेम है उसको क्या कर लीजिए, उसको कलम बना लीजिए, और फिर उसको ले जा करके आप कहीं मिट्टी में कर दीजिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अपने नए जनरेशन को कॉज करेगा। तो इस प्रकार से स्टेम। अब एक और भी टॉपिक है, रूट के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होगा। रूट के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है मैक्सिमम देखने को मिलता है जिंजर, अदरक में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो अदरक होती है उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, जो उसको इसी अदरक को कई भागों में हम लोग तोड़ देते हैं और उसको ले जा करके बो देते हैं, तो इसमें भी रिप्रोडक्शन जो होगा वो रूट के द्वारा हो जाएगा। जैसे आप लोग इसमें भी देख लो, यहाँ पे जो पोटैटो ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर में ये क्या कर रहा है, स्टेम के द्वारा रिप्रोडक्शन कर रहा है। फिर ये जिंजर, अदरक जो आपका दिख रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। फिर ब्रायोफिलम में ऊपर की तरफ बड जो निकल रहे हैं, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में हम लोग देख लिए, पोटैटो में, जिंजर में, और फिर हमने ब्रायोफिलम में भी देख लिए, ठीक है। इधर जो हमने रिप्रोडक्शन बताया है, ये वाला रिप्रोडक्शन, यह जो है आपका जो स्पोर फॉर्मेशन, देखिए ये क्लेमाइडोमोनास है, और क्लेमाइडोमोनास के अंदर दो ठे वॉल है, बाहर की तरफ सेल वॉल और अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कैसे कैसे जो स्पोर बाहर की तरफ निकले हैं। यह जो है आपका कोनिडिया फॉर्मेशन, हमने बताया था कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे फंगी में होता है, ठीक, ये कोनिडिया फॉर्मेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन, और ये जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे जो है ये भी बडिंग है, और ये वाला बाइनरी फ्यूजन है। बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, प्रोटोजोआ में होता है। तो इस तरह से आप लोग इससे आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो ये रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, ये आप लोगों के सिलेबस का नहीं, तो फिर भी हम लोग कुछ इस पे समझने का प्रयास करेंगे। समझ लेते हैं, समझ लेंगे, आगे काम देगा।
देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और रीजनरेशन, दोनों काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए हमने ऐड किया हुआ है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट, देखिए फ्रेगमेंट, इसको ऐसे याद कीजिए, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मीन्स क्या होता है? टुकड़ा, टुकड़ा, मतलब कोई भी एल्गी हो, जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं नदी में जाते हैं, नदी में या फिर कहीं भी नहाने वगैरह जाते हैं, तो वहां पर देखे होंगे बहुत ही ऐसे ऐसे धागे सदृश कुछ ऐसे लगे रहते हैं, ठीक। तो जो धागे सदृश ऐसे लगे रहते हैं उनको एल्गी कहा जाता है, ठीक। और जब इस पे एक्सटर्नल फैक्टर हो, जैसे मान लीजिए नाव चल रही है, आप नहा रहे हो, तो ये जब कई भागों में टूट जाए और टूटने के बाद से जो प्रत्येक टुकड़ा है वो अपना नया जनरेट करके बना ले, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? एल्गी में होता है, प्लांट में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, जो एल्गी होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, जैसे नाव चल रही है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग उसमें नहा रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, कोई एनिमल्स ही जा करके उसमें कुछ कर रहा है, तो जो एल्गी होते हैं वो कुछ फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, कुछ टुकड़ों में टूट जाते हैं, और टूटने के बाद से जो प्रत्येक टुकड़ा होता है वो अपने नए इंडिविजुअल का बर्न कर देता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट है रीजेनरेशन। नाम क्या है इसका? रीजेनरेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। री मतलब होता है दोबारा, जनरेशन मीन्स जनरेट करना, यानी कि रीजनरेशन मतलब क्या, उसका हिंदी क्या होगा? दोबारा जनरेशन, दोबारा उसको जनरेशन करना ही रीजनरेशन कहलाता है। जैसे एक एनिमल है, प्लेनेरिया, ठीक, एक एनिमल है प्लेनेरिया। इस प्लेनेरिया को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं, दो भागों में हमने काट दिया। एक ऊपर वाला जो रीजन है हेड रीजन है, बीच वाला जो रीजन है एब्डोमिनल रीजन है, और सबसे नीचे वाला जो रीजन है ये टेल रीजन है। तो अब मान लीजिए यह हेड रीजन है, ये वाला एब्डोमिनल रीजन है और ये वाला टेल रीजन है। हमने तीन भागों में इसको काट दिया। तो फिर से यह एनिमल अपने खोए हुए भाग को, यानी कि एब्डोमिनल वाले और टेल वाले को, और जो एब्डोमिनल वाला है वह अपने हेड रीजन को और टेल रीजन को, फिर ये वाला जो है वो अपने खोए हुए भाग को फिर दोबारा फॉर्मेशन कर ले। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग रीजेनरेशन के नाम से जाना जाता है। और रीजेनरेशन सबसे ज़्यादा अधिक प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। या फिर सबसे अच्छा देख लीजिए, आप लोग गांव में देखे होंगे अर्थवर्म, ठीक। अर्थवर्म जो होता है उसको क्या कर लेते हैं, उसको काट दीजिए तो पता चलेगा एक अर्थवर्म इधर जाने लगेगा और एक अर्थवर्म इधर जाने लगेगा। तो अर्थवर्म में भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, अर्थवर्म में भी रीजनरेशन देखने को मिलता है। एक और भी एग्जांपल दे देते हैं रीजनरेशन का। जैसे आप लोग लिजर्ड, छिपकली को देखे होंगे। छिपकली में क्या होता है, उसकी पूंछ को काट दीजिए और काटने के बाद से फिर आप लोग देखोगे कुछ ही समय बाद वो अपने टेल को, फिर कुछ ही समय में नहीं, 1-2 महीने बाद वो अपने फिर टेल को बर्न कर लेती है। तो वहाँ भी क्या होता है, रीजनरेशन होता है। चलिए इतनी बात आई समझ में। एक बार और इसको रिवाइज कर देते हैं। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, कोनिडिया फॉर्मेशन, जू स्पोर, जेम्यूल फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो प्रोटोजोआ में होता है, बर्डिंग ईस्ट में, कोनिडिया फंगी में, जू स्पोर क्लेमाइडोमोनास में, जेम्यूल स्पॉन्ज में, वेजिटेटिव ब्रायोफिलम में भी हो सकता है, पोटैटो ट्यूबर में हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन एल्गी में होता है, रीजनरेशन आपका अर्थवर्म में हो सकता है, छिपकली में हो सकता है, और भी कई ज़्यादा एनिमल्स हैं जिसमें आप लोगों को ये। अब एक बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में अंतर क्या है ना बात। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में अंतर क्या है? फ्रेगमेंटेशन में बोले कि वो बहुत ही टुकड़ों में कट जाता है और फिर वो अपने नए जनरेशन को कॉज करता है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो फ्रेगमेंटेशन है
फ्रेगमेंटेशन हमेशा एल्गी में होता है, फ्रेगमेंटेशन एल्गी में होता है, यानी कि ये प्लांट में होता है, और रीजनरेशन हमेशा एनिमल में होता है। एक और भी बात समझ लीजिए, यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, हमने बोला कि ये किससे होगा, रूट से होगा, स्टेम से होगा, लीफ से होगा। आप लोग क्या करो, गन्ना जो है